दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज की पहली बड़ी खबर में बता दें कि सीमा विवाद को लेकर चल रही चर्चा के बीच चीन ने एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की तैनाती बढ़ाई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। दोनों देशों के बीच करीब एलएसी करीब 4000 किलोमीटर है और करीब एक महीने से लद्दाख में सीमा एलएसी डिस्प्यूट पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। इसके जवाब में भारत ने भी एलएसी पर फौज की संख्या में इजाफा किया है। मई के पहले हफ्ते से लद्दाख और सिक्किम में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद ये इजाफा किया गया है। और वहीं सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक लद्दाख में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी चीन ने मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है। सुकना और तेजपुर से चिकन नेक पर भी भारतीय सेना की तैनाती की गई है। चीन की दुस्साहत का जवाब देने के लिए सेना ने हल्के अमेरिकी हार्वित्जर तोप और दूसरे भारी हथियार सीमा के अग्रणी इलाकों में भेजे हैं। दूसरी ओर चीन की ओर से लगातार विरोधाभासी संकेत आ रहे हैं। चीन के राजनयिकों और प्रवक्ताओं के बयान तो सकारात्मक है, लेकिन पीएलए का जमीनी व्यवहार इससे एकदम अलग है। चीन दोहरी नीति पर चल रहा है। चीन के साथ सैन्य बातचीत का सिलसिला जारी है। लगभग 10 दिन के भीतर भारत और चीन की सेना के बीच कई दौर की बातचीत होनी है। और वहीं अब अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले 3 लाख के करीब पहुंचे। दिल्ली मुंबई के बाद चेन्नई में बढ़ाई टेंशन। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक के 2.8 लाख लोगों तक कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। सिर्फ जून की बात करें तो मामले में बड़ी तेजी आई है और कुल संक्रमण मामलों में से 1/3 मामले सिर्फ पिछले 10 दिनों में मिले हैं। सिर्फ जून के आंकड़ों को देखें तो 10 दिनों में देश भर में कोरोना के 90,000 नए मामले सामने आए हैं और भारत में तेजी से बढ़ रहे मामलों के चलते अब दुनिया में कोरोना वायरस से जान जाने वालों की संख्या के आधार पर भारत 12वें नंबर पर पहुंच गया है। देश में कोरोना से अब जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2.8 लाख से अधिक पहुंच गई है और वहीं 7,745 लोगों की अब तक की जान भी जा चुकी है और वहीं अब तक 1,35,000 के करीब मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। भारत कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले ये 9वें स्थान पर है। अगर एक नजर विश्व के बड़े देशों पर डालें तो दुनिया में 4 लाख लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। पूरी दुनिया में 73 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, क्या सरकार को फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत का ब्रिटेन से अनुरोध है कि भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या शरण मांगे तो ना करे स्वीकार। जी आपको बता दें कि भारत ने ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है कि भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या शरण मांगे तो उसे अस्वीकार कर दें। भारत सरकार ने कहा है कि वह विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए हम ब्रिटेन के अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमने ब्रिटेन के पक्ष से भी अनुरोध किया है कि यदि माल्या की ओर से शरण की अवधि बढ़ाने को लेकर कोई अर्जी उनके पास आती है तो वे उस पर विचार न करें। आपको बता दें कि द गार्जियन के मुताबिक भगौड़े कारोबारी टाइकून माल्या ने यूनाइटेड किंगडम में शरण के लिए आवेदन किया है। भारत के प्रत्यर्पण से बचने के लिए शरण लेने की माल्या की आखिरी कोशिश है। द गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 के तहत माल्या
या ब्रिटेन में शरण मांगने के लिए आवेदन कर सकता है, जो अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड को प्रतिबंधित करता है। इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि एक और कानूनी मुद्दा है जिसे विजय माल्या के प्रत्यर्पण की व्यवस्था किए जाने से पहले हल करने की आवश्यकता है। हालांकि इसे गोपनीय बताते हुए इस मुद्दे की जानकारी नहीं दी गई है और पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की अपील खारिज हो गई थी और यूके की सर्वोच्च अदालत ने उसे आगे अपील करने से भी रोक दिया था। और अब बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक रिजॉर्ट में शिफ्ट, गहलोत बोले विधायकों को 25 करोड़ तक की पेशकश की गई। जहां आपको बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियां तेज होने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लोभ व लालच में नहीं आएंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। बता दें कि आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक बुधवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। यहां से उन्हें बसों से दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक रिजॉर्ट ले जाया गया। दिल्ली राजमार्ग पर एक होटल में कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों की देर रात तक चली बैठक के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक बहुत फलदायी रही और सब एकजुट होकर यहां से गए हैं। गुरुवार को फिर बैठक होगी जिसमें पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वाला खेल ही यहां खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, उनको खूब लालच लोभ देने की कोशिश की गई। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे साथ बीएसपी के 6 और 13 निर्दलीय विधायक आए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां 1 रुपए का सौदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वे समझ गए उन्हें खूब लोभ लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन यह हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जहां एक पैसे का सौदा नहीं होता। यह इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी धरती का मुख्यमंत्री हूं जिसके लाल बिना सौदे के बिना लोभ लालच के राज्य का साथ देते हैं कि सरकार स्थिर रहनी चाहिए राज्य में। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडम लिस्ट लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना का विकराल रूप, पंजाब में फिर लॉकडाउन की घोषणा, लेकिन ये है शर्त। जहां आपको बता दें कि पंजाब में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि ये लॉकडाउन एक जितना सख्त नहीं होगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार और सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को ही कहीं आने जाने दिया जाएगा जिनके पास ई पास होगा। और इसके अलावा पंजाब सरकार ने साफ किया है कि औद्योगिक इकाइयां हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। बता दें कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2805 है, जबकि इस महामारी से अब तक की 55 लोगों की जान भी जा चुकी है। और दोस्तों, मैं खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि गुजरात और बंगाल पर रामचंद्र गुहा ने एक ऐसी टिप्पणी की कि भड़क गए सीएम विजय रूपाणी। जी आपको बता दें कि देश कोरोना संकट की भयावह से जूझ रहा है। इस बीच बंगाल और गुजरात के इतिहास को लेकर 2 अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बंगाल और गुजरात के इतिहास को लेकर विदेशी लेखक के हवाले से एक टिप्पणी की है। इसका जवाब देने के लिए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। दरअसल इतिहासकार गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्मार्ट की 1939 में की गई एक टिप्पणी को उद्धृत करते हुए कहा कि गुजरात हालांकि आर्थिक रूप से काफी आगे है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक पिछड़ा राज्य है, जबकि इसके विपरीत बंगाल आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी उन्नत है। आपको बता दें कि रामचंद्र गुहा के इस ट्वीट पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि उन्होंने
उन्होंने गुहा को फूट डालने वाले अंग्रेजों की तरह बता दिया है। अब रूपाणी ने गुहा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि पहले अंग्रेज थे जो फूट डालकर राज करना चाहते थे, अब यह इलीट बुद्धिजीवियों का ग्रुप है जो भारतीयों को बांटना चाहता है। भारतीयों को इनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए। रूपाणी ने आगे कहा कि गुजरात महान है, बंगाल महान है, भारत एकजुट है, हमारी सांस्कृतिक बुनियाद मजबूत है और हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। वहीं अगली खबर बता दें कि वायरल ऑडियो पर शिवराज ने तोड़ी चुप्पी, कहा पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। जी आपको बता दें कि एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो पर सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस वायरल ऑडियो मामले में बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के अन्य नेता अब अटैकिंग मोड में हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है। ऑडियो क्लिप पर जारी घमासान के बीच शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। दरअसल इंदौर के एक कार्यक्रम का ऑडियो क्लिप लीक होने के बाद कांग्रेस बोली थी कि अब सच्चाई सामने आ गई है कि सरकार असंतोष की वजह से नहीं गिरी है। बीजेपी के लोगों ने साजिश रचकर सरकार गिराई है। सीएम ने बिना नाम लिए ट्वीट किया है। शिवराज ने लिखा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि इमरान ने दिया मदद का ऑफर। भारत ने कहा तुम्हारी जीडीपी से ज्यादा हमारा कोरोना का राहत पैकेज है। जी आपको बता दें कि पहले से ही भारी भरकम कर्ज में डूबे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को ट्वीट में एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि भारत में 34% घर खाने के लिए बिना मदद के एक हफ्ते से ज्यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। भारत ने इमरान खान के इस बड़बोलेपन का जवाब देते हुए कहा कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उससे ज्यादा भारत ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कल ट्वीट किया था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 34% घरों में लोग बिना सहायता के एक सप्ताह से ज्यादा समय तक की नहीं चल सकते हैं। मैं भारत की मदद और ट्रांसफर प्रोग्राम को साझा करने के लिए तैयार हूं। हमारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की जनता तक पहुंच और पारदर्शिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक 120 अरब रुपए 9 सप्ताह के अंदर 1 करोड़ परिवारों को बेहद पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर किए हैं ताकि गरीब परिवार कोरोना वायरस के कहर से आसानी निपट सके। और वहीं बता दें कि बांस के पेड़ पर लटकी एलईडी पर अमित शाह को सुन रहे लोगों की तस्वीरें वायरल। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है राजनीति। आपको बता दें कि गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में जन संवाद नाम से एक वर्चुअल रैली की थी। उनके इस भाषण को प्रसारित करने के लिए प्रदेश भर में हजारों एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि अमित शाह की बात हर वर्ग तक पहुंच सके। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर ट्विटर पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें फोटो में एक एलईडी टीवी बांस के पेड़ों में लटकाई गई दिख रही है जिसके सामने कुछ बच्चों सहित कुछ लोग भाषण सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर ने राजनीतिक रंग ले लिया है और अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है और वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता राकेश सचान ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए गरीबों और मजदूरों को 7,500 रुपए नहीं भेज सकती या उन्हें घर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए सब कुछ करेगी। आपको बता दें कि अमित शाह ने बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एक डिजिटल रैली को संबोधित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक हिंसा का बोलबाला है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि आदित्य ठाकरे बोले कि बीजेपी दुनिया की अकेली पार्टी जो संकट के समय राजनीति में लगी है। जी हम बात करें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच राजनीतिक गलियारों में नया ही विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने पार्टी पर निशाना साधा है। आदित्य ने तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि पूरी दुनिया में बीजेपी ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो महामारी के संकट में भी राजनीति कर रही है। बता दें कि एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में 75 वर्चुअल रैली करने का ऐलान किया था जिसका आगाज हो चुका है। और भैया अगली खबर बता दें कि पंकज त्रिपाठी अब करेंगे खादी का प्रचार। सरकार के इस प्रस्ताव पर जताई खुशी। जहां बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब बिहार में खादी का प्रचार प्रसार करेंगे। बिहार सरकार ने पंकज त्रिपाठी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और वहीं बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को पंकज त्रिपाठी ने स्वीकार कर लिया है और साथ ही उन्होंने सरकार के प्रति आभार भी जताया है। इस फैसले पर खुशी जताते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनके लिए
इससे ज्यादा खुशी और गर्व की बात क्या होगी कि बिहार का उद्योग विभाग मुझे बिहार में बने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। मैं शुरू से ही खादी का शौकीन रहा हूं, अब उसी खादी का पहचान मेरे मार्फत देश और दुनिया में हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। और अब अगली एक और बड़ी खबर बता दें कि कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, एलकेजी से कक्षा 5 तक ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों के प्राइवेट स्कूल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस बारे में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एलकेजी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और साल 2020 और 21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एलकेजी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। निमहंस डायरेक्टर के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये केवल 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि एलकेजी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के स्वास्थ्य या वर्चुअल क्लासेस का गलत प्रभाव पड़ेगा। ये बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं है। लगातार कंप्यूटर, टैबलेट या फोन के सामने बैठने से बच्चों की आंखें, पीठ और मेंटल हेल्थ को प्रभावित होंगी, जिससे आगे चलकर उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल वाले करा रहे हैं, क्या ऐसा पढ़ाई कराना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और अब अगली एक और बड़ी खबर बता दें कि कोरोना के बीच बढ़ सकती है दिल्ली सरकार की मुश्किल। डॉक्टरों ने दी है सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर उन्हें 16 जून 2020 तक 3 महीने की बकाया सैलरी नहीं मिलती है तो वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। उत्तरी नगर निगम के मैटरनिटी कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनके सामने आर्थिक मुश्किल खड़ी हो रही है। मकान किराए से लेकर घर चलाने तक में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों को इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच हड़ताल पर जाना उचित नहीं है, लेकिन बिना पैसे के उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब बता दें कि बिहार का चुनावी बिगुल किस्मत आजमाएगी ओवैसी की पार्टी। AIMIM 22 जिलों में 32 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है और कोरोना संकट के बीच ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अपनी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए पार्टी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी AIMI के झारखंड के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की पार्टी बिहार की 243 सीटों में से 32 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी ने 22 जिलों में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में AIMIM का एक विधायक है और AIMIM के विधायक कमरुल हुदा ने किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अब पार्टी 32 सीटों पर जोर आजमाएगी। और अब बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें मानसून लगा सकता है बड़ी छलांग। बिहार समेत कई राज्यों में तय समय से पहले पहुंचने के आसार हैं। आपको बता दें कि 1 जून को मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला चालू है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ आया है और अगर उसके बढ़ने की यही गति रही तो देश के कई राज्यों में ये अपने तय तारीख से भी पहले पहुंच सकता है। IMD ने कहा है कि मानसून के बिहार में निर्धारित समय से पहले दस्तक देने के पूरे आसार हैं। आमतौर पर ये बिहार में 15 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस बार ये 12-13 जून के बीच बिहार पहुंच सकता है। विभाग ने कहा है कि मानसून सबसे पहले बिहार के पूर्णिया जिले में दस्तक देगा। इस बार यहाँ अच्छी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।